Hello everyone, we are going to start class 6th NCERT Civics chapter 7 रूरल लिवलीहुड्स। इस एक ही वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। आपको कोई नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ना कलपट्टू विलेज के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, उधर के लोगों के बारे में। तो ये जो विलेज है ना कलपट्टू विलेज, ये सी कोस्ट पे, तमिलनाडु की सी कोस्ट पे लोकेटेड है। यहाँ के लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे दूसरे विलेजेस में भी नॉन फार्म एक्टिविटीज होती है ना, जैसे बास्केट्स, यूटेंसिल्स, पॉट्स, ब्रिक्स या वगैरह बनाना, बुलक कार्ट्स पे काम करना। कलपट्टू में भी ऐसी एक्टिविटीज होती है। कलपट्टू के लोग कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे ब्लैक स्मिथ्स है वहाँ के कुछ लोग, नर्सेस है, टीचर्स है, वॉशरमैन है, वीवर्स है, बार्बर्स है, साइकिल रिपेयर मैकेनिक्स है, इसी तरह के दूसरे काम भी करते हैं। और शॉपकीपर्स और ट्रेडर्स भी है कलपट्टू में। और जो मेन स्ट्रीट है ना कलपट्टू की, वो एक बाजार की तरह दिखती है, जहाँ पे हमें अलग अलग तरह की छोटी शॉप्स जैसे टी शॉप, ग्रोसरी शॉप, बार्बर शॉप दिख जाएगी, क्लॉथ शॉप, टेलर और दो फर्टिलाइजर और सीड शॉप्स भी है। गांव में ये जो कलपट्टू विलेज है, इधर 4 टी शॉप्स है जो कि टिफिन सर्विसेज भी देती है, जैसे इडली, डोसा, उपमा वो मॉर्निंग में सर्व कर देते हैं, और स्नैक्स जैसे वडई, बोंडा और मैसूर पाक इवनिंग में सर्च कर देते हैं। टी टी शॉप्स के नजदीक ही ना कॉर्नर में एक ब्लैक स्मिथ की फैमिली रहती है, जो कि अपने घर को ही वर्कशॉप की तरह यूज कर लेती है। और उनके ही घर के बाद में एक साइकिल हायर और रिपेयर शॉप है। और दो फैमिलीज ऐसी भी है कलपट्टू में, जो कि अपना खाना, वो अपनी लिविंग क्लोथ्स को धोकर अर्न करती है। कुछ लोग ऐसे भी है जो कि टाउन में जाते हैं एज कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या फिर लॉरी ड्राइवर्स बनकर। विलेज जो है ना, ये लो हिल्स, मतलब कि ज्यादा ऊंची हिल्स नहीं है, बस सराउंडेड है विलेज लो हिल्स से। और जो मेन क्रॉप विलेज में उगाई जाती है वो है पैडी, धान। धान इरिगेटेड लैंड्स पे उगाई जाती है, और काफी फैमिलीज अपनी जो इनकम है वो एग्रीकल्चर के थ्रू ही अर्न करती है कलपट्टू में। कुछ कोकोनट ग्रोव्स भी है यहाँ पर, मतलब नारियल के छोटे छोटे पेड़। कॉटन, शुगर केन और प्लेंटेन भी इधर उगाया जाता है, और काफी आम के भी बगीचे हैं। अब हमें ना इधर कुछ लोगों से के बारे में बताया हुआ है कलपट्टू में, और हम देखेंगे कि वो अपना जो लिविंग है वो किस तरह से अर्न करते हैं। तो पहली स्टोरी बता रहे हैं तुलसी की। तो देखो, तुलसी जो है ना, वो बताती है कि यहाँ पे सब लोग कि उसकी फैमिली सब लोग रामालिंगम की लैंड पर काम करते हैं। रामालिंगम के पास 20 एकड़ लैंड है, जिसपे वो पैडी ग्रो करता है कलपट्टू में ही। जब तुलसी की शादी नहीं हुई थी ना, जब उसकी मैरिज नहीं थी, उससे पहले भी वो, उसका एक्सपीरियंस है, वो पहले भी काम करती थी पैडी फील्ड्स पे अपने पेरेंटल विलेज में। यूजुअली तुलसी जो है वो सुबह के 8:30 से मॉर्निंग के 4:30 तक काम करती है। और रामलिंगम की वाइफ करुथम्मा उसको सुपरवाइज करती है उन्हें। देखो और भी है, देखो जैसे ना, दिस इज वन ऑफ द फ्यू टाइम्स इन द ईयर दैट आई फाइंड रेगुलर वर्क। तो तुलसी बताती है कि अ, ऐसा ना रेयर ही होता है कि उसको रेगुलर वर्क मिल जाता है, अभी उसको रेगुलर वर्क मिल रहा है। तो तुलसी रामलिंगम की फील्ड पर ही ट्रांसप्लांटिंग कर रही है पैडी की। जब ये पैडी थोड़ी सी उग जाएगी ना, तब रामलिंगम इनको फिर से बुलाएगा वीडिंग के लिए, और फिर लास्ट में इन्हें हार्वेस्टिंग के लिए बुलाएगा इन्हीं की। तुलसी बताती है कि जब वो यंग थी ना, तब उसे ये काम करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आती थी, लेकिन अब क्योंकि वो थोड़ी सी एज हो चुकी है उसकी, तो अब उसको बेंड बेंड हो गई, ये सब काम करने में ना पेनफुल फील होता है काफी। और रामलिंगम उसे 40 रुपया दिन का पे करता है। ये थोड़ा ना, दिस इज अ लिटिल लेस, ये थोड़ा कम है, क्योंकि जिस विलेज से तुलसी आती है, शादी से पहले जिधर रहती थी उधर थोड़ा ज्यादा मिलता था। लेकिन फिर भी तुलसी इधर आकर काम करती है, क्योंकि इधर इसको काम मिल जाता है। रामलिंगम ऐसा नहीं है कि चीप लेबर के चक्कर में दूसरे विलेजेस से लोगों को बुला ले, तो वो तुलसी को या अपने नेटिव विलेज के लोगों को बुला लेते हैं। तो तुलसी के जो हस्बैंड है रमन, वो भी एक लेबरर ही है। तो तुलसी और रमन के पास अपनी कोई लैंड नहीं है, तो फिर वो ना, जो अभी बस वो पेस्टिसाइड स्प्रिंकल कर रहे थे अभी के टाइम पर, जब तुलसी बता रही है जब कोई भी काम इन्हें नहीं मिलता ना, तो फिर वो काम ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं, या तो वो रिवर से सैंड लोड कर देते हैं ट्रक्स में, या फिर स्टेरी से, क्वेरी से, मतलब जहाँ पर ये ईंट ईंट वगैरह निकाली जाती है, पत्थर वगैरह, उधर से पत्थर निकाल लेते हैं। तो ये सब जो होता है, ये ईंट और पत्थर, सैंड वगैरह, ये सब ट्रक्स के थ्रू नियर बाय टाउन्स में भेज दिया जाता है, ताकि वहाँ पे लोग घर बना ले। तो इस तरह से अर्निंग कर रहे हैं। तो लैंड पे काम करने की जगह वो घर के काम भी करती है, जैसे वो अपनी फैमिली के लिए खाना बनाती है, घर को साफ करती है और क्लोथ्स भी धोती है। और तुलसी दूसरी विमेन के साथ ही नियर बाय फॉरेस्ट में जाकर भी फायरवुड इकट्ठा करती है, ताकि वो थोड़ा कुकिंग में यूज कर सके या दूसरे कामों में यूज कर सके।
और उसके घर से 1 किलोमीटर दूर जाके वो बोरवेल से पानी पानी लेकर आती है पीने के लिए या दूसरे कामों के लिए। हस्बैंड भी ना उसको हेल्प करता है कुछ कामों में, जैसे ग्रोसरीज वगैरह खरीद के लानी है, तो इस तरह के जो हाउस होल्ड मटेरियल्स होते हैं ना, इस तरह को खरीदने में हस्बैंड रमन हेल्प कर देते हैं तुलसी की। तो तुलसी बताती है कि उनकी दो डॉटर्स हैं, आवर स्कूल गोइंग डॉटर्स आर द जॉय ऑफ आवर लाइफ्स। तो लास्ट ईयर क्या हुआ, उनकी ना बेटी एक बीमार पड़ गई थी, जिसके कारण उसे शहर में टाउन में हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। तो उसके सब ये ट्रीटमेंट में ना जो पैसा लगा, तो वो उन्होंने रामलिंगम से बोरो किया था, जो कि उन्हें अपनी गाय बेचकर चुकाना पड़ा था। देखो, जैसा हमने तुलसी की स्टोरी में देखा कि जो पुअर फैमिलीज होती है ना रूरल एरियाज में, ये अपना ज्यादातर टाइम तो फायरवुड कलेक्ट करने में, पानी भरने में, या फिर अपने कैटल को ग्रेज कराने में लगा देती है। इन सब कामों से इनको पैसा नहीं मिलता, लेकिन फिर भी घर चलाने के लिए ये सब काम इन्हें करना पड़ता है। तो फैमिली नीड्स टू स्पेंड टाइम डूइंग दिस एज दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव ऑन द लिटिल मनी दे अर्न। ये सब फैमिली को इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ना उनके ये इतना मुश्किल काम, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो सुविधा अपने लिए जोड़ सके। तो आप देखोगे कि विलेज में ना नियरली 2/5 रूरल फैमिलीज जो होती है वो एग्रीकल्चरल लेबर्स ही है अपने कंट्री में। कुछ लोग हैं जिनके पास लैंड का छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन बाकी दूसरे जो है वो तुलसी जैसे ही लैंडलेस लोग ही रहते हैं अपने यहाँ पे ज्यादातर इंडिया में। तो क्योंकि वो पैसा ना पूरे ईयर में नहीं कमा पाती, पूरे साल उसको ये फार्मिंग से पैसा नहीं मिलता, तो उन्हें थोड़ा सा डिस्टेंस पर भी जाना पड़ता है कभी कभी काम की तलाश में। जैसे आपने पढ़ा कि तुलसी के हस्बैंड रमन बाहर काम करने चले जाते थे, तो वैसे ही ये ट्रैवल और माइग्रेशन जो होती है ये ड्यूरिंग सीजन्स में चलती रहती है तुलसी जैसे लोगों के लिए। अब सेकर की कहानी बता रही है। देखो, सेकर बताते हैं कि हम ये जो धान होता है ना, ये अपने घर ले जाते हैं। अभी अभी जस्ट माई फैमिली हैज जस्ट फिनिश्ड हार्वेस्टिंग आवर फील्ड। तो शेखर की फैमिली ने अभी अभी उसके खेत को हार्वेस्ट किया ही है, मतलब फसल काटी है। ज्यादा लैंड तो नहीं है एक शेखर के पास, सिर्फ 2 एकड़ लैंड है। तो हमने पढ़ा रामलिंगम के पास तो 20 एकड़ है, तुलसी के पास है ही नहीं। शेखर के पास सिर्फ 2 एकड़ लैंड है। तो शेखर ना इस 2 एकड़ लैंड पे अपना काम खुद ही कर लेता है, मतलब फैमिली की हेल्प से। तो जब हार्वेस्ट का टाइम आता है, तो शेखर बताते हैं कि ना हार्वेस्टिंग का काम थोड़ा ना जो नजदीक के और भी छोटे फार्मर्स हैं उनके साथ मिलके कर लेता है शेखर, और बदले में वो भी उनके फील्ड पे हार्वेस्टिंग करा देता है, एक दूसरे की इस तरह से हेल्प करते हैं। तो ट्रेडर जो होते हैं ना, जो ट्रेडर लोग शेखर जैसे लोगों को सीड्स और फर्टिलाइजर्स लोन पे दे देते हैं। तो ये सब लोन को पुख्ता करने के लिए चुकाने लोन को पे करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, जो धान उगता है ना शेखर के खेत पे, वो उसे थोड़े कम प्राइस पर बेच देता है, मार्केट में बेचने की जगह। मार्केट में नहीं जाता वो, अपना जो पैडी जो भी उसकी उगती है ट्रेडर्स को कम प्राइस पर ही बेच देता है। तो अभी अभी ट्रेडर बता रहे हैं शेखर की, ट्रेडर ने अपना एजेंट भेजा है फार्मर्स को इस तरह से, मतलब रिमाइंड कराने के लिए कि तुमने लोन लिया हुआ है मुझसे, तो तुम्हें तुम्हारी पैडी सिर्फ मुझे ही बेचनी है। तो शेखर बताता है कि उसकी फील्ड से इस बार लगभग 60 बैग्स, मतलब 60 बोरी पैडी की आएगी। तो इसमें से कुछ तो वो ट्रेडर को बेच देगा अपना लोन को पूरा करने के लिए। तो बाकी थोड़ी बहुत वो अपने घर में भी यूज कर लेगा, लेकिन फिर भी ये जो भी उसके फील्ड से पैडी आ रही है, ये उसका सिर्फ 8 महीने तक का ही काम निकलवा सकती है, खर्चा निकलवा सकती है। तो उसे ना कुछ और पैसा चाहिए। तो शेखर बताता है कि वो रामलिंगम की राइस मिल में थोड़ा काम कर लेता है। यहाँ पे क्या करता है, वो पैडी को कलेक्ट करता है दूसरे फार्मर्स से, जो कि नेबरिंग विलेजेस के फार्मर्स हैं, और रामलिंगम की फील्ड में ले जाता है। तो शेखर के पास एक हाइब्रिड काऊ भी है जो कि मिल्क देती है, उसको वो लोकल मिल्क कोऑपरेटिव को सेल कर देते हैं। वो सेलिंग इस तरह से भी उसको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है उसकी नीड्स को पूरा करने के लिए। ऑन बीइंग इन डेप्थ, तो जैसा हमने पढ़ा कि ये जो फार्मर्स जैसे शेखर होते हैं, शेखर जैसे फार्मर्स बेसिक थिंग्स जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स को खरीदने के लिए ट्रेडर से पैसा ले लेते हैं, या किसी भी मनी लेंडर से पैसा ले लेते हैं। अगर कभी कभी क्या होता है, ये सीड्स अच्छी क्वालिटी के ना हो या पेस्ट अटैक कर दे, तो सारी की सारी क्रॉप एक फेल हो जाती है, मेजर क्रॉप फेलियर हो जाता है। तो ये क्रॉप का जो फेलियर कभी कभी होता है मानसून में, अगर सही से बारिश ना आए तब भी हो जाता है। तो जब इस तरह के काम हो जाते हैं ना, तो फार्मर्स लोन चुका ही नहीं पाते। तो क्योंकि उनकी फैमिली को सरवाइव भी करना है, तो उन्हें और पैसा कर्ज पे लेना पड़ता है। तो इस तरह से ये लोन है ना बढ़ता ही जाता है, और वो पे भी नहीं कर पाते। तो वो एक तरह से कर्ज में फंस जाते हैं। तो रिसेंट ईयर्स में ना ये काफी मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रेस है फार्मर्स के लिए, मतलब बहुत एक तरह से
दुख की स्थिति है फार्मर्स के लिए। तो कई एरियाज में इसी के इन लोन्स के चक्कर में ही कई फार्मर्स ने सुसाइड भी किया है। तो देखो रामलिंगम एंड करकथुम्मा, करूथम्मा। तो देखो लैंड के, रामलिंगम के बारे में हमने पढ़ा था कि 20 एकड़ लैंड है इनके पास। तो रामलिंगम के पास 20 एकड़ लैंड तो है ही है, इसके साथ एक राइस मिल भी है और एक शॉप भी है जिसमें वो सीड्स और पेस्टिसाइड्स को सेल करते हैं। तो देखो राइस मिल में ना, फॉर द राइस मिल वो कुछ रामलिंगम ने राइस मिल बनाने के लिए कुछ अपनी पैसे से बना ली और कुछ उन्होंने गवर्नमेंट बैंक से कर्ज ले लिया। तो फिर रामलिंगम क्या करते हैं, वो ना पैडी मतलब धान को अपने विलेज से और सराउंडिंग विलेजेस से खरीद लेते हैं और फिर अपनी मिल में प्रोड्यूस करते हैं, धान से राइस बना लेते हैं और फिर नजदीक में जो टाउन है ना उनके ट्रेडर्स को बेच देते हैं। तो इससे रामलिंगम को काफी अच्छा पैसा मिल जाता है। देखो टेरेस फार्मिंग इन नागालैंड। तो देखो नागालैंड का एक केस बता रही है कि नागालैंड में एक फेक डिस्ट्रिक्ट है। उस फेक डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है जिसका नाम है शिजामी। शिजामी के लोग ना ये चेकेसेंग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और ये टेरेस कल्टीवेशन भी करते हैं। टेरेस कल्टीवेशन क्या होता है, जो कि हिल स्लोप पे लैंड होता है ना, मतलब पहाड़ है, तो पहाड़ स्लोप जो आ रही है ना, तो क्या करते हैं पहाड़ पर सीढ़ी टाइप का स्ट्रक्चर बना देते हैं, सीढ़ियां बना देते हैं कि भाई स्लोप की जगह सीढ़ी से चढ़ते जाएंगे, सपोज करो आप उस पहाड़ पे, और फिर उन सीढ़ियों पर ना साइड्स को थोड़ा थोड़ा सा उठा देते हैं ताकि इन सीढ़ियों में पानी थोड़ा सा स्टेन करे और फिर इन सीढ़ियों में ये अपनी जो भी खेती है वो कर लेते हैं और पानी खड़ा रहता है। तो ये बेस्ट है राइस कल्टीवेशन के लिए। देखो आपको इस इमेज में भी दिखा रहे हैं इस तरह से ना, ये देखो ये एक पहाड़ है, लेटरल देखोगे तो आप ये पहाड़ है और ये देखो इस तरह से पानी खड़ा हुआ है, इस तरह से सीढ़ियां बना दी इन्होंने पहाड़ पर और ये इसमें पानी खड़ा है और पैडी की खेती हो रही है, धान की खेती। तो ये नागालैंड के शिजामी विलेज में होता है। तो देखो ये जो शिजामी के लोग हैं इनके पास अपनी खुद की फील्ड्स तो है, लेकिन वो कलेक्टिवली दूसरी फील्ड्स पर भी काम कर लेते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं 6 और 8 का, और माउंटेन साइड पर जो भी वीड्स होते हैं ना मिलकर उन वीड्स को उखाड़ देते हैं, मतलब साफ कर देते हैं। हर ग्रुप देखो ये एकता से काम करते हैं और फिर जब दिन खत्म हो जाता है तब खाना खाते हैं। ऐसा ना कुछ दिनों तक चलता रहता है जब तक काम कंप्लीट नहीं होता। तो मतलब इस आर्टिकल में आपको एक टेरेस फार्मिंग, टेरेस कल्टीवेशन के बारे में अच्छी नॉलेज मिल गई है नागालैंड के केस के थ्रू। देखो एग्रीकल्चर लेबर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया। देखो कलपट्टू विलेज में एग्रीकल्चरल लेबर्स है जैसे तुलसी, और कई स्मॉल फार्मर्स है जैसे सेकर, तो कई बिग फार्मर्स भी है जैसे रामलिंगम। तो इंडिया में ना नियरली हर 5 रूरल फैमिलीज में से 2 फैमिलीज एग्रीकल्चर लेबर्स की फैमिली है, मतलब इनके पास लैंड नहीं है, इन्हें लेबर का काम ही करना पड़ता है। तो ये सब डिपेंड करते हैं सिर्फ दूसरों की फील्ड पर काम करने पे अपना खर्चा निकालने के लिए। काफी इनमें से लैंडलेस है और कुछों के पास बहुत छोटा सा टुकड़ा है लैंड का, जैसे स्मॉल स्मॉल फार्मर्स है ना शेखर, इनका जो केस होता है, इन इस तरह के केसेस भी होते हैं कि भाई इनके पास लैंड तो है लेकिन वो लैंड की जरूरत पूरी नहीं कर रहा। तो इंडिया में ना लगभग 80% फार्मर्स ऐसे ही है, सिर्फ 20% फार्मर्स ही रामलिंगम के जैसे है। तो ये जो बड़े फार्मर्स होते हैं ना विलेज का, रामलिंगम जैसे बड़े फार्मर्स यही विलेज का मोस्टली लैंड कल्टीवेट करते हैं। और ये जितना भी प्रोड्यूस होता है ना विलेज में, जो भी मतलब खेती होती है, ये जो प्रोड्यूस होता है ये मार्केट में बेच दिया जाता है ज्यादातर इनमें से। और तो मैनी ऑफ देम हैव स्टार्टेड अदर बिजनेसेस। तो ये जो बड़े फार्मर्स होते हैं इनमें से काफी लोगों ने दूसरे बिजनेसेस जैसे शॉप्स, मनी लैंडिंग, ट्रेडिंग, स्मॉल फैक्ट्रीज बना लेना, इस तरह के बिजनेस भी शुरू कर दिए हैं। तो जैसा कि हमने कलपट्टू के बारे में थोड़ा भी पढ़ा, तो फार्मिंग के अलावा रूरल एरियाज में ना लोग दूसरे कामों पर भी डिपेंड करते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट से कुछ कलेक्ट कर लेना, एनिमल हस्बेंड्री कर लेना, डेयरी प्रोड्यूस मतलब गाय या फिर भैंस वगैरह पाल लेना, फिशिंग वगैरह भी। फॉर एग्जाम्पल देखो कुछ विलेजेस ऐसे भी है जिसमें, सेंट्रल इंडिया में कुछ विलेजेस ऐसे भी है जिसमें फार्मिंग भी और फॉरेस्ट फॉरेस्ट में से कलेक्शन भी करते हैं, तब जाके उनका लिवलीहुड सही से हो पाता है। तो देखो महुआ कलेक्ट करना, तेंदू लीव्स को कनेक्ट कलेक्ट करना, हनी को कलेक्ट करना, और फिर बाद में ये जो चीजें फॉरेस्ट से कलेक्ट कर रहे हैं इनको ट्रेडर को बेचकर भी एक अच्छा सा, एक मतलब अच्छे अमाउंट में पैसे रूरल एरियाज के लोग कमा लेते हैं। तो इसी तरह से जो भी विलेज में कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे अमूल होता है ना, ऐसी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तो उनको दूध बेचकर भी कमा लेते हैं या फिर मिल्क को ही नियर बाय टाउन में खुद ही जा जाकर बेच देते हैं। देखो कोस्टल एरियाज में, ये तो हमने सेंट्रल इंडिया और कलपट्टू जैसे विलेज का केस पढ़ा, लेकिन कोस्टल एरियाज में फिशिंग विलेजेस भी मिलते हैं।
तो इधर के लोग ना फिशिंग करके भी अपना थोड़ा सा इनकम कर लेते हैं। अब हम अरुणा और पारीवेलन जो कि कुडुपेट गांव में रहते हैं, ये गांव कलपट्टू गांव के नजदीक है, उसका केस पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो अरुणा और पारीवेलन ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। तो देखो कलपट्टू से ज्यादा दूर नहीं है ये पुडुपेट विलेज जिसमें ये दोनों रहते हैं। तो पुडुपेट विलेज के लोग ना अपना अर्निंग फिशिंग से करते हैं ज्यादातर। उनके हाउस समुद्र के सी के नजदीक है। और तो फिर इसी कारण से कैटामरान्स, मतलब ये ना कैटामरान्स ऐसी शिप्स होती है जो कि यूजुअली फिशिंग में यूज की जाती है। आप कुछ यूट्यूब पे वीडियो सर्च करोगे ना कैटामरान से फिशिंग के, तो आपको समझ आ जाएगा। ये शिप्स ही होती है, बस फिशिंग में यूज होने वाली शिप्स के टाइप की चीज होती है ये। तो इनके हाउस क्योंकि सी के नजदीक है तो उन्हें सुबह सुबह ना कैटामरान्स की रोज दिख जाती है, और नेट्स भी होते हैं ताकि फिशेस को पकड़ पाए। तो सुबह सुबह 7 बजे ही मॉर्निंग में बीच पर काफी हलचल रहती है, क्योंकि ये वो टाइम है जब ना कैटामरान्स फिशेस को पकड़ के वापिस आते हैं। कैटामरान्स चले जाते हैं, मतलब आधी रात के समय ही 2-3 बजे रात को निकल जाते हैं और फिशेस को पकड़ते हैं। और फिर 7 बजे तक, सुबह के 7 बजे तो ये वापस भी आ जाते हैं। और फिर बीच पर ना विमेन इकट्ठी हो जाती है इन कैटामरान से फिशेस को खरीद कर बेचने के लिए। तो देखो अरुणा के जो हस्बैंड है पारीवेलन, और अरुणा का ब्रदर, और अरुणा के ब्रदर इन लो आज थोड़ा लेट आए थे। तो अरुणा काफी चिंतित थी, क्योंकि वो बताते हैं कि उनकी कैटामरान में वो तीनों साथ में गए थे सी के अंदर। तो वो बताते हैं कि वो एक स्टॉर्म में, मतलब कि तूफान में फंस गए हैं। तो क्या करती है अरुणा, अरुणा ने ना कुछ फिशेस तो अपनी फैमिली के लिए रख ली, और बची हुई कुछ फिशेस बेच दी। तो उससे जो पैसा मिला उसको, जो फिशेस बेची उसने, उसको अरुणा ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो देखो 3 लोग गए थे, अरुणा के हस्बैंड, अरुणा के ब्रदर और अरुणा के ब्रदर इन लो। तो अरुणा ने ये 4 पार्ट्स में उन पैसों को डिवाइड किया, और देखो हाँ, इन तीनों को एक एक पार्ट मिल गया पैसे का। और जो फोर्थ पार्ट है वो इक्विपमेंट के लिए रख दिया अरुणा ने। तो देखो इक्विपमेंट जैसे नेट्स भी यूज होते हैं, कैटामरान ये शिप भी यूज हो रही है, और भी इक्विपमेंट्स होते होंगे, इनकी मेंटेनेंस के लिए जरूरत है। तो फोर्थ पार्ट इस तरह से निकालती है, क्योंकि देखो ये कैटामरान्स है, ये जो कैटामरान है, इंजन है, नेट्स है, ये सब का शेयर तो अरुणा को ही मिलेगा, अरुणा और पारीवेलन को, क्योंकि उन्हीं की है ये सब इक्विपमेंट्स। तो देखो अरुणा बताती है कि इंजन खरीदने के लिए उन्होंने बैंक से लोन लिया था। वो इंजन कैटामरान में उन्होंने फिक्स किया हुआ है। तो अब ना क्योंकि उन्होंने कैटामरान में इंजन भी लगा लिया, कैटामरान भी है, तो वो सी में थोड़ा आगे तक जा सकते हैं ताकि उन्हें और ज्यादा फिशेस मिल जाए। तो देखो अब बताती है कि जो कैटामरान्स जब ये वापस आते हैं और फिशेस बेचते हैं, तो वुमेन ना इन फिशेस को बास्केट्स में भर लेती है ताकि वो नियर बाय विलेजेस में बेच कर आ सके। तो वहीं दूसरे ट्रेडर्स भी है जो कि इन्हें खरीद कर टाउन में शॉप्स पर बेच देते हैं। तो अरुणा बताती है कि आई विल ओनली फिनिश दिस ऑक्शन बाय नून। तो मतलब 12 बजे के नजदीक ये सब फिशेस बेचना अरुणा का काम पूरा हो जाएगा। इवनिंग में उसके हस्बैंड्स और रिलेटिव्स जो भी ये नेट्स यूज हुए थे ना फिशेस को पकड़ने के लिए, इनको सुलझा लेंगे और रिपेयर भी कर देंगे। और फिर से काम शुरू हो जाएगा। रात को 2 बजे ही उनको सी के लिए, समुद्र की तरफ निकलना पड़ेगा फिशेस को कैच करने के लिए। हर साल लगभग 4 महीने जो मानसून के होते हैं ना, उनको वो सी में नहीं जाते सब मछलियां पकड़ने, क्योंकि ये टाइम वो टाइम होता है जब फिशेस ब्रीड कर रही होती है। और एक और दिक्कत भी है इस देखो तो फिर दिक्कत क्या होती है, तो ये जो मंथ है ना, ये जो मानसून के 4 महीने हैं, क्योंकि फिशेस तो ब्रीड कर रही है तो इनको पकड़ नहीं पाते। तो उन्हें ट्रेडर से पैसे उधार लेने पड़ते हैं, कर्ज लेना पड़ता है। तो क्योंकि इसके लिए तो फिर बाद में ट्रेडर उनको फोर्स करता है कि ये फिश ना सिर्फ उस ट्रेडर को बेची जाएगी। और तो अरुणा ये फिशेस खुली नहीं बेच सकती, सिर्फ उस ट्रेडर को ही देनी पड़ेगी। तो ये जो मंथ्स होते हैं इसलिए काफी डिफिकल्ट होते हैं। और लास्ट ईयर तो सुनामी भी आ गई थी, तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी लास्ट ईयर में। अब रूरल लिवलीहुड्स देखो, लोग ना रूरल एरियाज में रहते हैं जो अपना अर्निंग अलग अलग तरीकों से पूरा करते हैं। कई लोग तो फार्म्स पर काम कर लेते हैं, तो कई दूसरे लोग नॉन फार्म एक्टिविटीज भी करते हैं। वर्क जो फार्म्स पर काम करते हैं उनको काफी काम करने पड़ते हैं, जैसे पहले लैंड को प्रिपेयर करना, फिर सोइंग मतलब कि बीज को डालना धरती में, फिर वीडिंग मतलब वीड्स जो फालतू के पौधे उग जाते हैं उनको भी उखाड़ के फेंकना पड़ता है, हार्वेस्टिंग भी करनी पड़ती है। तो ये सब ना जो फार्म पे काम करते हैं वो ज्यादातर नेचर पे डिपेंड करते हैं इन क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए। तो इसलिए लाइफ जो है ना वो सीजन्स पर काफी डिपेंड करती है। तो लोग बिजी भी होते हैं, लोग ज्यादातर बिजी सोइंग और हार्वेस्टिंग के टाइम होते हैं, दूसरे टाइम्स पर थोड़े कम बिजी होते हैं।
तो रूरल पीपल जो भी कंट्री के डिफरेंट रीजन्स में रहते हैं वो अलग अलग तरह की क्रॉप्स उगाते हैं, तो फिर भी हमें ना काफ़ी सिमिलैरिटीज मिल जाती है। वी डू फाइंड सिमिलैरिटीज इन देयर लाइफ सिचुएशंस एंड इन द प्रॉब्लम्स दैट दे फेस। तो कंट्री के अराउंड जो भी है रूरल पीपल रह रहे हैं, इनकी लाइफ में काफ़ी सिमिलैरिटीज भी है, इनकी प्रॉब्लम्स में भी काफ़ी सिमिलैरिटीज है। तो देखो लोग कैसे सरवाइव करते हैं उस लैंड पर जिस पर भी वो कल्टीवेट करते हैं। तो काफ़ी लोग तो इन्हीं लैंड्स पर लेबरर्स की तरह काम करते हैं। तो कई लोग अपने फैमिली के लिए, जैसे सेकर का केस पड़ा था, अपना भी खाना अपनी फील्ड से निकाल लेते हैं और थोड़ा सेल भी कर लेते हैं। तो कईयों को सिर्फ ट्रेडर्स को बेचना पड़ता है क्योंकि उनके पास कर्जा हो गया है, क्योंकि उन्होंने बोरो किया था। तो सर्वाइवल के लिए कई फैमिलीज पैसा सिर्फ बोरो भी करती है जब जब भी काम उनको नहीं मिलता। तो ये जो रूरल फैमिलीज होती है ना, जो जिनके पास काफ़ी बड़ा लैंड होता है, ये बिजनेस भी कर लेती है, दूसरी एक्टिविटीज़ भी कर लेती है। तो फिर भी ये जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, एग्रीकल्चर लेबर्स होते हैं, फिशिंग फैमिलीज होती है, विलेज में कोई क्राफ्ट पर्सन रहता है, इनको ना पूरे साल में काम ज़्यादा नहीं मिलता, तो एम्प्लॉयमेंट इनको कम ही मिलती है। तो ये सब बातें इनको डिफ़िकल्टीज है, ये सब चैलेंजेस है एक तरह से, जो कि गवर्नमेंट को और हम सबको मिलकर सुलझाने हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही था, आप भी एक बार रीडिंग कर लेना। थैंक यू।